पलीग। गर्मियों का मौसम था और जम्मू शहर में ताउन की वबा बड़ी शिद्दत से फूटी हुई थी। अकबर इस्लामिया हाई स्कूल में चौथी जमात के क्लासरूम की सफाई का काम मेरे ज़िम्मे था। एक रोज़ छुट्टी के बाद जब मैं अकेला कमरे की सफाई कर रहा था तो एक डेस्क के नीचे एक मरा हुआ चूहा पड़ा मिला। मैंने उसे दम से पकड़कर उठाया, बाहर लाकर उसे ज़ोर से हवा में घुमाया और सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। ये देखकर लालदीन ज़ोर से फुंकारा और अपनी लंगड़ी टांग घसीटता हुआ दूर खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। लालदीन हमारे स्कूल का वाहिद चपरासी था। वो घंटी भी बजाता था, लड़कों को पानी भी पिलाता था और छाबड़ी लगाकर बिस्किट और बासी पकौड़ियाँ भी बेचा करता था। अरे बदबख्त, लालदीन चिल्ला रहा था, ये तो पलीग का चूहा था। इसे हाथ क्यों लगाया? अब खुद भी मरोगे, हमें भी मारोगे। अपनी लाठी पर टेक लगाकर खड़े ही खड़े लालदीन ने पलीग के मर्ज पर एक मुफस्सिल तकरीर कर डाली। पहले तेज बुखार चढ़ेगा, फिर ताउन की गिल्टी नमूदार होगी, रफ्ता रफ्ता वो मकई के भुट्टे जितनी बड़ी हो जाएगी, जिस्म सोचकर कुप्पा हो जाएगा, नाक कान और मुंह से खून टपकेगा, गिल्टी से पीप बहेगी और 4-5 दिन में अल्लाह अल्लाह का अरसल्ला हो जाएगी। चंद रोज बाद मैं रेजिडेंसी रोड पर घूम रहा था कि अचानक एक चूहा तेज तेज भागता हुआ सड़क पर आया। कुछ देर रुककर वो शराबियों की तरह झूम झाम कर लड़खड़ाया, 2-4 बार ज़मीन पर लोट लगाई और फिर धप से औंधे मुंह लेट गया। मैंने पास जाकर उसे पाँव से हिलाया तो वो मर चुका था। बेख्याली में मैंने उसे दुम से पकड़ा और उठाकर सड़क के किनारे डाल दिया। चंद राहगीर जो दूर खड़े ये तमाशा देख रहे थे पुकार पुकार कर कहने लगे, पलीग का चूहा, पलीग का चूहा, घर जाकर जल्दी से नहाओ वरना गिल्टी निकल आएगी। उन लोगों ने भी पलीग की जुमला अलामात पर हस्बे तौफीक रोशनी डाली और मेरे इल्म में खातिर ख्वाह इजाफा किया। उन दिनों जम्मू शहर में हर रोज़ 10-10, 15-15 लोग ताउन से मर रहे थे। गली कूचों में चारों तरफ खौफ ही खौफ छाया हुआ नजर आता था। गाहक दुकानों का कन अखियों से जायज़ा लेते थे कि कहीं बोरियों और डब्बों और कनस्तरों के आसपास चूहे तो नहीं घूम रहे। दुकानदार ग्राहकों को शक व शुबे से घूरते थे कि उनके यहाँ पलीग का केस तो नहीं हुआ। लोगों ने एक दूसरे के घर आना जाना और मिलना जुलना तर्क कर दिया था। सड़क पर राहगीर एक दूसरे से दामन बचा कर चलते थे। शहर का हर मकान दूसरे से कट कर अलग थलग एक किला सा बना हुआ था, जिसमें फटी फटी सहमी आंखों वाले महसूर लोग चुपचाप अपनी अपनी गिल्टी का इंतजार कर रहे थे। म्यूनिसिपल कमेटी वाले दरो दीवार सूंघ सूंघ कर पलीग के मरीजों का सुराग लगाते थे। जहाँ उनका छापा कामयाब रहता था वहाँ वो अली बाबा 40 चोर की मर्जीना की तरह दरवाजे पर सफ़ेद चूने का निशान बना देते थे। थोड़ी बहुत रिश्वत देकर ये निशान अपने मकान से मिटवाया और अगयार के दरवाजे पर लगवाया भी जा सकता था। पलीग के अजाब में मुब्तला होकर मरीज तो अक्सर मौत की सज़ा पाता था, बाकी घर वाले मफरूर मुजरिमों की तरह मुंह छुपाते फिरते थे। एक दूसरे से हाथ मिलाने का रिवाज भी बहुत कम हो गया था। लोग दूर ही दूर से सलाम दुआ करके रस्म मुरव्वत पूरी कर लेते थे। यके बाद दीगरे 2 ताउन ज़दा चूहों को हाथ लगाने के बावजूद जब मेरे तन बदन में कोई गिल्टी नमूदार न हुई तो मेरा दिल शेर हो गया। अपने इर्द गिर्द सहमे हुए हिरासा चेहरे देखकर हंसी आने लगी और उनकी बेबसी से शह पाकर रफ्ता रफ्ता मेरे दिल में खौफ की जगह नए नए मंसूबे सर उठाने लगे। रघुनाथ बाजार में हकीम गोरंदता मिल की दुकान थी। एक रोज़ हकीम साहब अपनी कुर्सी पर अकेले बैठे अपनी नाक पर बार बार बैठने वाली मक्खियाँ उड़ा रहे थे। मैं उनके साथ लगकर खड़ा हो गया और घबराहट के लहजे में बोला, हकीम साहब, पलीग की दवा चाहिए बहुत जल्द। पलीग का नाम सुनकर हकीम साहब चौंके और डांट कर कहने लगे, छाती पे क्यों चढ़े आते हो? दूर खड़े होकर बात करो, किसको पलीग है? मैंने रुई का टिंचर आयोडीन में तर करके एक मैली सी पट्टी के साथ अपनी बगल में बांधा हुआ था। मैं खिसक कर हकीम साहब के और भी करीब हो गया और आस्तीन में से बाजू निकालकर अपनी बगल मुआयने के लिए इनके मुंह के करीब लाने लगा तो उनकी आंखें खौफ से उबलकर बाहर की तरफ लुढ़क आईं। हकीम साहब बौखलाकर इतने जोर से उठे कि कुर्सी खटाक से उलटकर पीछे की तरफ गिर गई। दुकान के अंदर दूर खड़े होकर वो चीखने लगे, ये दुकान है दुकान, छूत की बीमारियों का अस्पताल नहीं। फौरन बाहर निकलो और अस्पताल जाकर हाजिर हो जाओ वरना बुलाता हूँ अभी पुलिस वालों को। हकीम साहब की मेज़ पर गुलकंद का मर्तबान पड़ा था।
میں نے جلدی جلدی ڈھکنا اٹھایا اور شیرے میں لت پت گلقند کی ایک مٹھی بھر کر دکان سے باہر چلا آیا۔ حکیم گورنلتا مل کا ایک خاص وصف یہ تھا کہ وہ دکان کی کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک روز روغن بادام کی کھلے منہ والی بوتل میں مردہ چھپکلی نظر آئی۔ حکیم صاحب نے چمٹے سے پکڑ کر اسے نکالا اور دیر تک اسے بوتل کے منہ پر الٹا لٹکائے رکھا تاکہ چھپکلی سے ٹپکتے ہوئے روغن بادام کے زیادہ سے زیادہ قطرے بوتل میں واپس گر جائیں۔ حکیم صاحب پر اس کامیاب بلیک میل نے میری ہمت بڑھائی اور حوصلہ بلند کر دیا۔ لوگوں کی باتیں سن سنا کر، دیواروں پر لگے ہوئے محکمہ حفظان صحت کے ہدایت نامے پڑھا کر اور پھر خود اپنی روشنی طبع کو خوفناک حد تک بروئے کار لا کر میں نے پلیگ کی علامات، قوائف اور نتائج پر خاصی طویل اور ہولناک قسم کی تقریر ازبر کر رکھی تھی۔ اسے اکا دکا لوگوں پر آزمایا تو نتیجہ خاطر خواہ پایا۔ اچھے صحت مند اور وزادار قسم کے بزرگ پلیگ کے ذکر اذکار پر کسی نہ کسی منزل پر پھسل جاتے تھے اور دفعتاً ان کے متین و فتین چہرے پر توہمات کے کالے کالے کوے بڑے زور و شور سے کائیں کائیں کرنے لگتے تھے۔ موقعوں پر مجھے کامیابی اور کامرانی کا وہ نشہ سرشار کر جاتا تھا جو قوالوں کی پارٹی اس وقت محسوس کرتی ہے جب ان کے کسی بول پر کوئی بے اختیار اٹھ کر حال کھیلنے لگ پڑے۔ اسکول میں مولوی عبدالحنان ہمارے اردو اور دینیات کے جواں سالہ استاد تھے۔ بڑے خوش مزاج، بزلہ سنج اور مہربان، گورا رنگ، تیکھا ناک، نقشہ، سنہری فرینچ کٹ داڑھی، نرم مترنم آواز، دیدہ زیب خوش قطع لباس۔ ان کی نئی شادی ہوئی تھی۔ سبق پڑھاتے وہ وقتاً فوقتاً اچانک خاموش ہو جاتے تھے اور آنکھیں بند کر کے جھوم کر فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندگی بھی عجیب نعمت ہے۔ ایک روز مولوی عبدالحنان کلاس میں آئے تو بجھے سے تھے۔ وہ دونوں ٹانگیں میز پر پسار کر کرسی میں نیم دراز ہو گئے اور آنکھیں میچ کر اداسی سے کہا، آج طبیعت بحال نہیں، سبق نہ ہوگا۔ باقی لڑکے تو ہنسی خوشی کھیل کود میں مصروف ہو گئے اور میں اپنے چہرے پر فکر مندی کی قلعی کر کے بڑی سنجیدگی سے مولوی صاحب کے قدموں میں آ بیٹھا۔ ان کے نتنے پھولے تھے، آنکھیں پھٹی تھیں، کان تمتماتے ہوئے تھے اور چہرے بشرے پر ہراس اور وسواس کی چمگادڑیں الٹی لٹکی ہوئی تھیں۔ کیس امید افزا تھا، اس لیے 2-3 بار میں نے کوشش کی کہ انہیں شہر میں تعاون کی کچھ تازہ خبریں سناؤں، لیکن ہر بار انہوں نے مجھے سختی سے جھڑک کر خاموش کر دیا۔ یہ حربہ کارگر نہ ہوتے دیکھ کر میں نے لالدین چپڑاسی کی شکایت شروع کر دی کہ وہ اسکول کی صفائی خاطر خواہ دھیان نہیں رکھتا۔ خواہ مخواہ لالدین کی چغلی کیوں کھاتے ہو؟ مولوی صاحب نے درستی سے کہا۔ کیا کیا ہے اس بیچارے نے؟ دیکھیے نا مولوی صاحب، میں نے گلہ کیا، ہمارے اس کلاس روم میں بھی پلیگ کا چوہا مرا پڑا تھا، تیر نشانے پر بیٹھا۔ اور مولوی صاحب زور کا جھٹکا دے کر کرسی سے یوں اٹھ کھڑے ہوئے جیسے طاعون زدہ چوہا ابھی تک وہیں پڑا ہو۔ انہوں نے کئی بار استغفر اللہ پڑھا اور غصے میں بھرے ہوئے غالباً لالدین کی تلاش میں کمرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد وہ 2 روز اسکول نہ آئے۔ تیسرے روز میں ان کی حالت کا سراغ لگانے ان کے گھر گیا۔ مولوی صاحب چادر لپیٹے چارپائی پر ادموئے سے پڑے تھے اور ایک پتلی سی نئی نویلی دلہن ایک طرف بیٹھی انہیں پنکھا کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ رچا ہوا تھا، پنکھے کی ڈنڈی بھی سرخ تھی۔ جب وہ ہاتھ ہلاتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ مولوی صاحب کی سنہری داڑھی پر خون کی پھوار پڑنے لگے گی۔ مولوی صاحب مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ صادقہ بیگم نے اپنے ہاتھ سے دیسی شکر کے شربت میں ستو گھول کر مجھے پینے کو دیے۔ پھر اس نے ایک ٹوکری اور کچھ پیسے میرے حوالے کیے کہ بازار سے آلو، مٹر، دھنیا اور گوشت خرید لاؤں۔ سودا صرف خریدنے کا مجھے تجربہ نہ تھا، لیکن میں نے بڑی محنت سے خریداری کی اور واپس آ کر ہر چیز کا بھاؤ اس کی اصلی قیمت سے کافی کم بتایا۔ پیسوں کا فرق میں نے اپنی پاکٹ منی ملا کر پورا کر دیا۔ صادقہ بیگم بڑی خوش ہوئی اور میرے سر پہ ہاتھ پھیر کر بولی، واہ کاکا، تم تو بڑے ہوشیار نکلے، بڑی اچھی خریداری کرتے ہو۔ مولوی صاحب کو دیکھنے آ جایا کرو اور مجھے سودا بھی لا دیا کرو۔ صادقہ بیگم کے حکم کی یہ شان نزول مجھے بڑی اچھی لگی۔
अब मैं स्कूल जाने के बजाय हर रोज़ सीधा मौलवी साहब के यहाँ पहुँचता, कोई ना कोई बहाना बनाकर पॉकेट मनी के अलावा घर से कुछ फालतू पैसे हासिल करता और बड़ी मेहनत से सादिका बेगम के सौदे सर्फ में सब्सिडी लगा देता। मौलवी साहब से रस्मी मिजाज कुर्सी करने के बाद मैं सादिका बेगम के साथ बावर्ची खाने में जा बैठता। कभी मटर की फलियाँ छीलता, कभी प्याज काटता, कभी मसाला पीसता, और जो काम भी वो शुरू करती मैं भाग भाग कर उसका हाथ बटाने की कोशिश करता। एक रोज़ जब मैं उनके यहाँ पहुँचा तो सादिका बेगम नहा धोकर नए कपड़े पहने हुई बैठी थी। काले रेशम का बुर्का पास रखा था। मौलवी साहब मुंह सर लपेटे खामोश पड़े थे। मैंने हाल पूछा तो उन्होंने चादर के अंदर ही अंदर से कराह कर कहा, अल्लाह अल्लाह, हाल अच्छा नहीं। गिल्टी निकल आई? मैंने पुरउम्मीद शौक से पूछा। तेरे मुंह में खाक, सादिका बेगम गुस्से से फुनकारी। गिल्टी की बीमारी थोड़ा ही है, ऐसे ही ज़रा सा बुखार है। उसकी आंखों में जो नीली मखमल सी बिछी थी उस पर आंसू फैल गए, जिस तरह शबनम के कतरे चोट खाकर टूट जाते हैं। उसने दुपट्टे के पल्लू से आंसू पोंछे और अपने मेहंदी रंगे हाथ उठाकर दुआ मांगने लगी। उसने अखरोट की छाल से दांत साफ किए हुए थे और उसके पतले पतले होंठ सुर्खी से गुलनार हो रहे थे। उसके चेहरे पर सोने और चांदी के वर्क ही वर्क बिखरे हुए थे, जैसे वो अभी बेसन और दही और दूध से नहाकर बैठी हो। दुआ के बाद उसने मौलवी साहब पर दम किया। काले रेशम का बुर्का यूं ओढ़ा जैसे गुड़िया को फ्रॉक पहनाया जाता है, और मेरी तरफ देखकर बोली, काका मेरे साथ चलोगे? मैं खुशी से उछलकर खड़ा हो गया, जैसे मुझे कोहकाफ पर चलने की दावत मिल रही हो। रोशन शाह वली के मज़ार पर न्याज चढ़ाने जाना है, सादिका बेगम ने कहा, तुम भी मेरे साथ चलो। रोशन वली शाह वली का नाम मैंने सुन रखा था। दूर ही दूर से इनके मज़ार की ज़ियारत भी कर चुका था। संगे मरमर के बुलंद चबूतरे पर एक बड़ी सी कब्र थी जिस पर सब्ज़ गिलाफ चढ़ा रहता था। रात को सिरहाने कई चिराग जलते थे। मुसलमान तो अंदर जाकर फातिहा दुरूद पढ़ते थे या नज़र नियाज चढ़ाते थे, लेकिन कई हिंदू डोगरे भी शीशे की तरह चमकती हुई चार दीवारी पर हाथ फेरकर अक़ीदतमंदी से मज़ार को सलाम किया करते थे। मैंने बड़ी फुर्ती से सादिका बेगम को यकीन दिलाया कि मैं रोशन शाह वली के मज़ार का रास्ता बखूबी जानता हूँ और उसे बड़ी आसानी से वहाँ ले जाऊँगा। चीनी की एक तश्तरी में न्याज का जर्दा तैयार था। सादिका बेगम ने उसे जाली के रुमाल से ढाँप कर मेरे हवाले किया। मैंने इजहार अक़ीदत के तौर पर अपने मुंह को ज़्यादा से ज़्यादा सुकेड़ कर गोल किया और ज़ोर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर तश्तरी को एहतरामन दोनों हाथों से थाम लिया। मज़ार पर चढ़ाने के लिए कोरे लट्ठे की एक चादर तह करके सादिका बेगम ने अपने पास रख ली। मौलवी साहब के मोहल्ले से निकलकर हमने मज़ार के लिए सालिम टांगा किराया किया। मेरी कोशिश तो यही थी कि मैं पिछली सीट पर एन सादिका बेगम के साथ बैठूं, लेकिन बैलेंस रखने के लिए तांगा वाले ने मुझे आगे बढ़ने का हुक्म दिया। पहले तो मैं बड़ा आर्जरता हुआ, लेकिन जब पक्की सड़क आई तो मज़ा आने लगा। धूप की तमाज़त से सड़क पर बिछी हुई कोलतार पिघल पिघल कर रज़ाई की तरह नरम हो गई थी। उस पर सरपट भागते हुए घोड़े की थपथपाहट, रबर टायर पहियों की लर्जा लर्जा थरथराहट और पिछली सीट पर हवा में उड़ते हुए काले रेशमी बुर्क़े की सरसराहट मेरे कानों में हारमोनियम और तबला और सितार बजाने लगी। मेरा दिल अंदर ही अंदर गीत गाने लगा और देखते ही देखते मैं तांगे से छलांग लगाकर तख्त सुलेमान पर जा बैठा, जिसे जिन और परियां हर वक्त अपने कंधों पर उठाए उड़ते फिरते थे। बाहर सड़क पर चलती फिरती सारी मखलूक मुझे बड़ी उदास, बेहद हक़ीर, बड़ी मुफलिस और लाइंतहा महरूमियों की मारी हुई नज़र आने लगी। अपनी खुशबख्ती और खुशवक्ती की तरंग में सरशार होकर मैंने बेअख्तियार जाली का रुमाल एक तरफ सरकाया और ज़ोर देकर बड़े बड़े निवाले मज़े लेकर खाने लगा। ये देखकर तांगे वाला ज़ोर से गुर्राया और चिल्ला चिल्ला कर सादिका बेगम से कहने लगा, बीबी जी, ये देखो तुम्हारा लोंडा नियाज झूठी कर रहा है, अब तुम्हारी मन्नत खाक पूरी होगी। सादिका बेगम ने बुर्का उठाकर बड़ी बेबसी से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में फिर शबनम के मोती बन बन कर टूटने लगे। मैं गुम करदा राह कुत्ते की तरह गर्दन डालकर चुपचाप बैठ गया। जब हम रोशन शाह वली पहुँचे तो सादिका बेगम मायूसी से मज़ार के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गई।
काका, ये तूने क्या किया? वो बोली। नियाज छूटी कर दी, अब हम मज़ार शरीफ पर क्या चढ़ाएंगे? उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे, जैसे शम्मा से मोम के गरम गरम कतरे तेज तेज कतार दर कतार टपकते हैं। मैंने भी अपना सर उसके घुटनों पर रख दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। हमें रोता देखकर मज़ार का एक मलंग उठकर आया और गरजदार आवाज़ में बोला, बालिकों की खैर, पीर दस्तगीर सब मुरादें पूरी करे। बीबी लाओ, तुम्हारा नजराना हुजूर में पेश कर दूं। मौका गनीमत जानकर मैंने फ़ौरन जर्दे की प्लेट उसके हवाले कर दी। सादिका बेगम ने लट्ठे की चादर पेश की। मलंग ने चादर खोलकर उसे अपने बाजुओं से नापा और मायूसाना अंदाज में सर हिलाकर बोला, बहुत छोटी चादर है बीबी, देखती नहीं हो बड़ी सरकार का मज़ार भी कितना बड़ा है। सादिका बेगम बेबसी से सिसकियां भरकर रोने लगी। मलंग को तरस आ गया। उसने कहा, अच्छा बीबी, 1.25 रुपया साथ चढ़ा दो, अल्लाह बादशाह कबूल करेगा। सादिका बेगम ने अपनी रेजगारी गिनी। 2-2.5 आने मैंने डाले और बड़ी मुश्किल से 1.25 रुपया पूरा करके मलंग के हवाले किया। वापसी में हमारे पास तांगे का किराया न था। मेरी जेब में फ़कत 1.5 आना बाकी था। रघुनाथ बाजार के नुक्कड़ पर पान वाले की दुकान आई तो मैं भाग कर 2 पैसे के 2 मीठे पान पुड़िया में बनवा लाया। सब्जी मंडी में बेरों के टोकरे ही टोकरे पड़े थे। मैंने 2 पैसे के ढेर सारे बेर तुलवा कर अपनी टोपी में डलवा लिए। अब हम बेर भी खाते जाते थे और मज़े मज़े की बातें भी करते जाते थे। मैं जानबूझकर लंबे लंबे रास्ते अख्तियार करता था ताकि हमारा सफ़र तवील से तवील तर होता जाए। एक कूचे में मलाई की बर्फ़ वाला लकड़ी की संदूकची बगल में दबाए हाँक लगा रहा था। मैंने लपक कर 2 पैसे की बर्फ़ पीपल के पत्ते पर रखवाई और भागकर सादिका बेगम को दे दी। उसने बुरक़े के अंदर ही अंदर जल्दी जल्दी बर्फ़ खा ली। पत्ता मैंने चाट लिया। जब हम मंडी में महाराजा के पुराने महलात के नज़दीक आए तो मेरी जेब खाली थी, वरना सादिका बेगम के लिए एक आध राजमहल ख़रीदने का ख्याल भी ज़रूर आता। मौलवी साहब का मोहल्ला सामने आया तो दिल से बेख्तियार दुआ निकली कि अल्लाह करे हमारे पहुंचने तक मौलवी साहब पलीक से मर गए हों और मैं सादिका बेगम के साथ इसी तरह गली गली कूचा कूचा पान चबाता, बेर खाता, बर्फ़ उड़ाता घूमता फिरता रहूँ। लेकिन अफसोस कि मौलवी साहब जिंदा सलामत थे और बदस्तूर चारपाई पर सर मुँह लपेटे अपनी गिल्टी का इंतज़ार कर रहे थे। उस रात मुझे पूरी रात नींद न आई। ज़रा सी आंख लगती तो रंग बिरंगे ख्वाबों के उड़न खटोले मुझे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पटक देते। खुदा खुदा करके सुबह हुई तो मैंने जल्दी जल्दी अपना बस्ता संभाला और भागता दौड़ता सीधा मौलवी साहब के यहाँ पहुँचा। वो खुद तो मौजूद ना थे, लेकिन इनकी चारपाई पर सादिका बेगम मलमल के दुपट्टा ओढ़े गहरी नींद सो रही थी। मैं बावर्ची खाने में गया तो मौलवी साहब वहाँ भी ना थे। दूसरा कमरा देखा, वो भी खाली था। मेरे दिल में उम्मीद का एक छोटा सा सांप खुशी से लहराया कि शायद मौलवी साहब मर गए हों और रातों रात उन्हें दफन भी कर दिया हो। लेकिन फिर अचानक पिछली कोठी से उनकी आवाज़ आई, जैसे कोई कब्र के अंदर से बोल रहा हो, बेटा बात सुनना। मैं बेसब्री से कोठरी की तरफ लपका और बड़े इश्तियाक से पूछा, मौलवी साहब गलती निकल आई? बकबक ना कर, मौलवी साहब ने मुझे झिड़का। वो उस तंग व तारीक कोठरी में सबसे अलग थलग ज़मीन पर अपना बिस्तर बिछाए बैठे थे और चाय में बाकर खानी भिगो कर नाश्ता कर रहे थे। उन्होंने मुझे कोठरी से बाहर ही बाहर रहने की तलकीन की और भर्राई हुई आवाज़ में बताया कि सादिका बेगम को तेज़ बुखार है। रात से दाएं बगल में ताउन की गिल्टी भी नमूदार हो गई है। इसके माँ बाप को खबर पहुँचा दी है, वो भी आते ही होंगे। बेटा उस वक्त तक तुम बीबी के पास बैठो और इसकी खबरगिरी करो। मौलवी साहब ने मेरी तरफ कुछ पैसे फेंक कर कहा, बाज़ार से बर्फ़ ले आओ, बीबी के सर पे रखो और शरबत बना कर पिलाओ। गिलास बाहर गली के नलके पे धोना और उस पलंग के पास अलग रख देना। बावर्ची खाने में दूसरे बर्तनों के साथ ना मिला देना। बर्फ़ लाकर मैंने एक डली तोड़ी और साबुन की तरह उसे सादिका बेगम के माथे पर मलने लगा। बर्फ़ का टुकड़ा गरम गरम तवे पर रखी हुई मक्खन के टिकिया की तरह पिघल गया और उसका पानी छोटे परनालों की तरह उसकी आँखों और कानों और गालों पर बहने लगा। चंद लम्हों के बाद सादिका बेगम ने आंखें खोलकर मुझे हैरत से घूरा
और फिर हाथ से धकेल कर मुझे अपनी चारपाई से उठा दिया। हाय हाय काका, मेरे पास ना बैठो, मेरे तो पलीक निकल आई है, अल्लाह तुम्हें हिफाजत में रखे। मैंने जल्दी जल्दी उठकर शरबत बनाया, बहुत सी बर्फ़ कूट कर उसमें डाली। सादिका बेगम घटाघट सारा गिलास एक ही सांस में पी गई। मैंने दूसरा गिलास बनाने लगा तो उसने रोक दिया। बस बस काका, अभी नहीं, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। वो बड़ी देर तक बिस्तर पे लेटी छत की तरफ टिकटिकी बांध कर देखती रही। फिर बोली, मेरा मुंह बहुत कड़वा हो रहा है काका, मुझे एक मीठा पान ला दोगे? वो मुझे देने के लिए जेब से कुछ पैसे निकालने लगी, लेकिन मैं सर पे पाँव रखकर भाग खड़ा हुआ। रघुनाथ बाजार वहाँ से 2-2.5 मील दूर था। मैं भागम भाग उसी दुकान पर पहुँचा जहाँ से हमने कल भी मीठे पान खाए थे। 4 पान खरीदे और इसी तरह हाँफता काँपता वापस पहुँचा तो सादिका बेगम के मेके वालों ने घर पर चढ़ाई कर रखी थी। 3-4 लोग इसकी चारपाई के गिर्द हिसार बांधे बैठे थे। 2 औरतें बावर्ची खाने पर काबिज हो चुकी थी। मैं पानों की पुड़िया सादिका बेगम को देने लगा तो उसके वालिद ने मुझे डांट दिया और पुड़िया मेरे हाथ से छीन ली। मैं कुछ देर अज़ुए मुअत्तल की तरह बेकार इधर उधर घूमता रहा। फिर मौलवी साहब से बात करने पिछली कोठरी की तरफ गया। वो सर से पाँव तक चादर लपेटे बेहिस्सो हरकत लेटे हुए थे। मेरी आवाज़ सुनकर उन्होंने एक हाथ चादर से निकालकर सुर्ख झंडी की तरह हिलाया और मुझे बाहर से दूर दफ़ा हो जाने को कहा। काफ़ी देर जब किसी ने भी मेरा कोई नोटिस न लिया तो मैं मजबूर होकर घर आ गया। रात को मैंने माजी को बताया कि हमारे दीनियात के मास्टर साहब की बीवी को पलीग हो गई। मौलवी साहब को भी गिल्टी निकलने ही वाली है। मैंने उनके लिए मन्नत मानी है, इसलिए मुझे वो रोशन शाह वली की नियाज़ पका दें। या अल्लाह, सबकी खैर, माजी ने कहा। मैं सुबह सवेरे नियाज़ पका दूंगी। स्कूल जाते हुए मज़ार शरीफ पर चढ़ाते जाना, दुआ भी मांगना, लेकिन बेटा खबरदार उनके घर ना जाना, ये छूत छात की बीमारी है। अल्लाह सब पर अपना रहम करे। सुबह सुबह माजी ने किशमिश, खुबानी की गिरियाँ और नारियल डालकर गुड़ के चावल पकाए और नियाज के लिए मिट्टी का एक बड़े से प्याले में डाल दिए। फिर उन्होंने सफ़ेद 26 की मलमल का एक नया दुपट्टा निकाला और मज़ार पर चढ़ाने के लिए उसे तह करके प्याले पर डाल दिया। मैं एक हाथ में स्कूल का बस्ता और दूसरे हाथ में नियाज का प्याला लेकर खुशी खुशी घर से निकला। लेकिन रोशन शाह वली तक पहुँचते पहुँचते मेरी सारी खुशी काफूर हो गई। मुझे रह रहकर मज़ार के मलंग का ख्याल आने लगा, जिसने लट्ठे की छोटी चादर को बड़े मज़ार पर चढ़ाने के लिए सादिका बेगम से ₹1.25 रुपया जुर्माना भी वसूल किया था। मलमल का दुपट्टा तो चादर से भी छोटा था। अव्वल तो मेरे पास पैसे ही ना थे, लेकिन अगर होते भी तो उन्हें ख्वाम का इस मोटे से मलंग पर ज़ाया करना मेरा दिल कबूल ना करता था। जो ही रोशन शाह वली के मज़ार पर मुझे मलंग का ये बदसूरत सा गिद्ध मंडलाता नजर आया, मेरे दिल से आनन पानन एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैंने मज़ार को दूर से सलाम किया और वहीं सड़क के किनारे बैठकर आधे चावल खुद खा लिए और बाकी एक कुबड़ी सी बुढ़िया को दे दिए, जो करीब ही बैठी गोबर के उपले थाप रही थी। 26 की मलमल का सफ़ेद दुपट्टा मैंने तय करके किताबों के दरमियान अपने बस्ते में रख लिया। चलते चलते मैंने दिल ही दिल में कई ख्याली पुलाव पकाए। एक इरादा तो यह हुआ कि मैं सीधा अताउल्लाह रंगरेज़ की दुकान पर चला जाऊँ और ये दुपट्टा उसे रंगने के लिए दे दूँ। गुलाबी, फिरोज़ी, कासनी, अंगूरी, बसंती, एक एक करके बहुत से रंग मेरे पर्दे ख्याल पर लहराए। कोई रंग ऐसा ना था जो सादिका बेगम पर फूल की तरह खिलता ना हो। मैंने बार बार अपने जहन पर बड़ा जोर देकर सोचा कि उसे खुद कौन सा रंग पसंद है, लेकिन कुछ समझ में ना आया। उसने अपनी पसंद नापसंद का कभी जिक्र अस्कार ही ना किया था, लेकिन जिस तरह भी हो आज मैं उससे ज़रूर पूछ के रहूँगा कि उसका सबसे ज़्यादा पसंदीदा रंग कौन सा है। अगर उसने साफ साफ बता दिया तो खैर, वरना दूसरा मंसूबा मैंने बनाया कि मैं ये दुपट्टा दीन मोहम्मद भट्ट से रंगवा लूँगा, जो चुनरियों और साफ़ों पर रंग बिरंगे लहरिए डालने में सारे शहर में बड़ा मशहूर था। स्कूल की उस्तानियाँ और कॉलेज के लड़के जब इसकी कारीगरी सरों पर सजाकर बाहर निकलते थे तो सड़कों पर हर तरफ बहार ही बहार आ जाती थी। दिल ही दिल में गुनागू रंगों, खुशबुओं और ख्यालों के ताने बाने बुनता। जब मैं मौलवी साहब के घर पहुंचा तो शेख चिल्ली के अंडों की टोकरी खटाक से ज़मीन पर गिर गई। उसका बना बनाया कुंबा बर्बाद हो गया। उसके सजे सजाए घरौंदे मिसमार हो गए, क्योंकि ड्योढ़ी पर सादिका बेगम का जनाजा तैयार रखा था
और 8-10 गिद्धनुमा आदमी कब्रिस्तान चलने के लिए गली में मंडला रहे थे। मैं घबरा कर मौलवी साहब की तरफ भागा। वो अपनी कोठरी में चादर ओढ़े बैठे थे और रो रो कर कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। मुझे अपनी तरफ आता देखकर उन्होंने बाएं हाथ से मुझे धुतकारा और गुस्से से चिल्लाए, मेरी तरफ मुँह उठाए क्यों चले आ रहे हो? जाओ बीवी के जनाजे में शिरकत करो। उन्होंने कमीज़ के दामन से आंसू पोंछे और कड़क कर कहा, नमाज जनाजा की नियत और अरकान याद है या भूल गए हो? कई बार पढ़ा चुका हूँ। हाँ याद है, मैंने भी बुलंद आवाज़ से कड़क कर जवाब दिया और दबे लफ्ज़ों में नमाज जनाजा की नियत, नमाज जनाजा के अरकान और मौलवी साहब की माँ बहन को बड़ी फहाश गालियाँ दी। ये हाँ क्या होता है? मौलवी साहब सांप की तरह फुंकारे। जी नहीं कहा जाता, सुअर कहीं के। मैंने दिल ही दिल में उन्हें चंद और गालियाँ दी और फिर ज़ुबान बाहर निकाल कर उनका मुँह चिढ़ा दिया। मौलवी साहब ने झपट कर अपना जूता उठाया और ज़ोर से मेरी तरफ फेंका, लेकिन निशाना खता गया। घर से तो जनाजे के साथ 10-12 आदमी चले थे, लेकिन कब्रिस्तान तक पहुँचते पहुँचते सिर्फ 5-6 बाकी रह गए। कब्रिस्तान में खूब चहल पहल थी, गोरकन भी खूब मसरूफ़ था। 3-4 कब्रें पास पास खुद रही थी। उन्होंने बड़ी फुर्ती से सादिका बेगम को लहद में उतारा और जल्दी जल्दी बेलचों पर बेलचे चलाकर उसके तन बदन पर भूरी भूरी मिट्टी का ऊंचा सा अंबार लगा दिया। एक शख्स ने पानी का आधा पीपा उंडेल कर कब्र पर छिड़काव किया और फातिहा पढ़कर सब लोग लौट गए। मैंने सोचा कि कुछ नहीं तो 26 की मलमल का दुपट्टा कम से कम सादिका बेगम के मज़ार पर ही चढ़ा दूं, लेकिन दूसरे जनाजों के कुछ लोग आसपास खड़े थे, इसलिए मैं झेप गया और अपना बस्ता बगल में दबाकर चुपचाप वापस चला आया।